रंजन जी, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे हैं कि ना मनी है ना लॉन्ड्रिंग है, फिर इतना हंगामा क्यों? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि आप खुद ही बिजनेस चैनल में हैं और आप इतने इकोनॉमिक पॉलिसी को देखते हैं। किसी के भी शेयर होल्डिंग का ऐसा ट्रांसफर आपको आज तक के इतिहास में दिखा है क्या? किसी के भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर कोई ऐसा, मैंने कोशिश की, मुझे ऐसे नहीं दिखा। कौड़ियों के भाव में कुछ लोगों के बीच में आप उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कह लीजिए, आप उसको गलत तरीके से कुछ शेयरों को खरीद फरोख्त कह लीजिए। और संपत्ति का कितना है, 359 करोड़ बता दिया महिमा जी ने, ठीक है, काफी अच्छा है कि तैयारी करके उन्होंने अपना पक्ष बताया, लेकिन 2000 करोड़ की संपत्ति तब का आकलन है, 5000 करोड़ अभी लोग कह रहे हैं। और चलिए वो सब हटा दें, बहादुर शाह जफर मार्ग पर, आईटीओ पर और मुंबई में, ये लखनऊ में, इन जगहों पर कोई 1000 2000 करोड़ में वो संपत्ति दिला दे। अभी तो सब कुछ है सामने, तो रियल एस्टेट तो ओपन मार्केट जैसा चलता है। लेकिन मूल बात करनी चाहिए। मूल बात पहली, अदालत में जाने के बावजूद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को कहीं से भी कोई रियायत नहीं मिली। जिसको कहते हैं ना, चलो कोई रियायत मिल जाती, वो कहते कि हाँ ठीक है, कोई मामला बनता नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों का संदेह हो रहा है तो इसलिए इसको दूर करते हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। फिर क्या है, एक अखबार जो आजादी के लिए था, आजादी की लड़ाई के लिए था, एक पार्टी जो आजादी की लड़ाई के लिए थी, क्या हुआ? आज वो वाली कांग्रेस कहाँ है? अब आशुतोष जी को हमसे ज्यादा वो ध्यान में होगा, इतिहास उठाइए तो एओ ह्यूम से जो पार्टी चली थी, और उस पार्टी में छिन्न भिन्न होते हो, पता ना आई ओ आर, पता नहीं क्या क्या, उसमें भी टूटते कितने चले गए। तो असली वाली कांग्रेस तो कहाँ, इंदिरा जी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, फिर वो अपनी बना ले गई थी, पूरी की पूरी पार्टी इधर से उधर हो गई थी। अभी आप जो इधर देखते हैं मोदी शाह आयोग में, तो कहते हैं ये एक विधायक पे बना लिए, पता नहीं पूरी की पूरी पार्टियां उधर हो गई। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो उस वक्त अखबार चल रहा था आजादी के लिए, उसका दुरुपयोग। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि गांधी परिवार को ऐसा क्या लालच आ गया था। अगर एसोसिएटेड जर्नल की भी रहती तो भी तो संपत्ति तो उन्हीं के कब्जे में रहने वाली थी। बड़ा अच्छा कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, सारे बड़े विद्वान लोग कह रहे हैं कि महिमा न जी आऊंगा इधर आपके गई न पास, उधर गई। महिमा जी आऊंगा। तो सही बात है। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या ऐसा था कि सिर्फ सोनिया जी, राहुल जी, मोतीलाल जी, सुमन दुबे जी, सैम पित्रोदा जी, ऑस्कर फर्नांडीज जी, यही पूरी हर संपत्ति सब कुछ यही लेंगे? मुझे लगता है इस देश को भी जरा सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कैसे एक परिवार की पार्टी बनी, कैसे स्वतंत्रता आंदोलन का दुरुपयोग किया गया, और कैसे आज इतना बड़ा ये प्योर करप्शन का मामला है। और अभी चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपस में रहे, फिर प्रेम हुआ, फिर प्रतिद्वंदी हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी की भाषा में अगर कहें तो ओपन एंड शट केस है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि एजेंसियां इतना धीमे क्यों काम कर रही हैं। जो भी है वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच क्यों नहीं सामने आ रहा है? तो मेरी तो चिंता ये है। मैं एक उत्तर बिल्कुल, दे देना चाहती ये एजेंसियां। हूँ। मैं बहुत मैं जल्दी मैं से महिमा सिर्फ जी वो आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महिमा जी 1 मिनट, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष छोड़ जी, दें। उनका रिएक्शन है तो फिर आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी, इस पूरे मामले पर कांग्रेस को अपनी रणनीति थोड़ी सी बदलनी चाहिए क्या? क्योंकि मामला जांच एजेंसी के पास है, मामला कोर्ट के पास जाएगा, तो अगर बिल्कुल कांग्रेस धुली हुई है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहां पे। क्योंकि इस मामले को जितना उछालेंगे, कीचड़ आप पर भी पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुपचाप घर बैठ जाए, कुछ ना करे? भाई, उनके नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, उनको लगता है उनके साथ अन्याय और नाइंसाफी हो रही है, तो सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। तो सड़क पर प्रदर्शन तो करना वो तो कह या रहे हैं मैं तो कहीं कर ही नहीं रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं एक्यूज कर रहा हूँ। अगर अगर कहीं हो रहा है तो वो तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार, उनको करना भी चाहिए और जम के करना। मेरा तो कहना है कि थोड़ा थोड़ा हल्के हो रहा, खूब जम के करना चाहिए इस पे, खूब जम के करना चाहिए और जम के करना चाहिए, कायदे से करना चाहिए इस पे। देखिए, आज की तारीख में समस्या क्या है? समस्या इस बात को लेकर ये, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं इस देश के अंदर। छोड़ दिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकम टैक्स की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और पुलिस की तो क्रेडिबिलिटी खत्म ही हो चुकी है। तो जब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं और ऐसी संस्था जब कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती है, तो फिर जाहिर सी बात है उस पर सवाल तो खड़े होंगे। अब मैं आपको हेमंत सोरेन का केस बता देता हूं। हेमंत सोरेन को चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके गिरफ्तार हुए, उसका मतलब क्या हुआ कि वो, उनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, उनकी जगह नए सज्जन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 5 महीने वो जेल के अंदर रहे, और जब चुनाव हो गए तो उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा उनके बारे में, बहुत साफ तौर पर पढ़ देता हूं। There exists reason to believe
that Soren is not guilty of the PMLA offense he has been accused of. यानी हाई कोर्ट कह रहा है, जज महोदय कह रहे हैं कि मुझे इसमें किसी तरीके की कोई गलत काम दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, कुछ ऑफेंस ही नहीं है पीएमएलए के तहत। अब इसका कौन जवाब देगा कि 5 महीने जो शख्स जेल में रहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, इस दौरान उनकी पार्टी टूट भी सकती थी। ये कहना तो बहुत आसान है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। अगर इतना ही है तो फिर अजीत पवार के खिलाफ क्यों नहीं होता, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं होता, हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं होता, मुकुल राय के खिलाफ क्यों नहीं होता? एक दो लोग हैं, 2500 लोग ऐसे हैं, तो वहां क्यों नहीं होता? देखिए, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स में जो है सब कुछ चलता है। दरअसल यही है। आप जो कह रहे हैं आशुतोष जी, आप जो कह रहे हैं इसका जवाब मैं विजय शर्मा जी से लूंगा, लेकिन सवाल ये उठता है, मेरे मन में उठा, बिल्कुल गैर राजनीतिक सवाल ये है कि आखिर जब सीबीआई की विश्वसनीयता खतरे में है, ईडी की विश्वसनीयता खतरे में है, पुलिस की विश्वसनीयता खतरे में है, आखिर जांच कौन करे? अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो क्या एजेंसियां जांच ना करे? जांच करेंगी तो सवाल उठ रहे हैं सब। मैं ये नहीं कर विश्वसनीयता खतरे में वाली बात गलत है, सही है, लेकिन जांच एजेंसी जब कटघरे में आ जाएंगी तो फिर जांच करना रोकना तो नहीं होगा ना, जांच तो करना ही पड़ेगा। अब ये है कि विश्वसनीयता बनाए तब जांच करें। आप तो कह रहे हैं कि इनकी एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी खतरे में। मैं कह रहा हूं क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। तो जांच करे तो कौन? मैं तो वही कह रहा हूं, जांच करे तो कौन करे? ये तो इन एजेंसियों को सोचना पड़ेगा ना, ये तो इन सरकारों को सोचना पड़ेगा जिन्होंने अपनी एजेंसियों की साख खतरे में डाल दी है। इस देश में 2 तरीके का कानून तो नहीं हो सकता है ना, 2 तरीके का कानून तो नहीं हो सकता है। अगर कानून है तो फिर सबके लिए बराबर होगा। वो अजीत पवार के लिए भी बराबर होगा, वो पटेल के लिए भी बराबर होगा, वो शुभेंदु अधिकारी के लिए भी होगा, मुकुल राय के खिलाफ भी होगा, हिमंता के साथ होगा। ऐसा थोड़ी होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के खिलाफ भी अलग तरीके का कानून होगा। आशुतोष जी, तब इस नेशनल हेल्थ केस को थोड़ा सा अलग भी कर दिया जाए, तब तो जो असली दोषी है, किसी कोई भ्रष्टाचार करता भी है, तब तो यही कहकर इसी आड़ से निकल जाए कि भाई जांच एजेंसियां की तो विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, हम इसकी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे। हाँ, अब यह है कि आप कह रहे हैं कि विश्वसनीयता बनाए जांच एजेंसियां, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। विजय शर्मा जी, इतने लंबे समय तक मामला, इतना गंभीर, इतने लंबे समय तक मामला क्यों खींचे जाना? हाँ देखिए लक्ष्मण जी, हाँ बोलिए, एक मिनट महिमा जी को बोल लेने दीजिए, वरना कहें कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। महिमा जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। विजय जी, महिमा जी बोलिए। आप तो बहुत संतुलित संचालक हैं, ऐसा क्यों कहेंगे हम आपसे? लेकिन देखिए लक्ष्मण जी, अभी मैं चाहती हूँ गलती को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर दिया जाए। अभी हर्षवर्धन जी ने बड़े सम्मान के साथ, मैं ये दुरुस्त करना चाहती हूँ कि हर्षवर्धन जी ने 2-3 बार ये दोहरा के कहा कि शेयर्स आज तक इस प्रकार से ट्रांसफर हुए हों, ऐसा कभी देखा है क्या? मैं ये दुरुस्त कर देना चाहती हूँ कि ये सूचना ही गलत है। शेयर्स का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, क्योंकि शेयर्स बनाए गए जब जो कर्ज था 90 करोड़ का, ईजीएम करके जो 700 शेयर होल्डर्स थे उनकी एग्जीक्यूटिव जनरल मीटिंग करके, ईजीएम करके उस कर्ज को स्थानांतरित किया गया शेयर्स के माध्यम से। और फिर वो जो शेयर्स उसके बाद बनाए गए, उनमें आज भी सारी एजेएल की प्रॉपर्टीज एजेएल के नाम पे खड़ी हैं, सारा किराया आज भी एजेएल के नाम पे आता है, एक भी एसेट इधर से उधर नहीं हुआ है। यंग इंडियन ने एजेएल को शेयर का मालिकाना हक किसके पास है? सभी को, एजेएल के पास, एजेएल के पास। और एजेएल का मालिकाना हक किसके पास है? एजेएल का मालिकाना हक किसके पास है? नहीं, चूंकि आप एडवोकेट है इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं, आप वकील भी हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एजेएल का मालिकाना हक किसके पास है? 99% शेयर अगर यंग इंडियन के पास है तो मालिकाना हक किसको, प्रमोटर किसको माना जाएगा? मैं भी बिजनेस चैनल का पत्रकार हूं, एडवोकेट होने के नाते। देखिए, सबसे पहले तो ये बात तो दुरुस्त हो गई ना कि शेयर्स का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, जबकि यंग इंडियन 701वां शेयर होल्डर बन गया। बस कोई एसेट्स का स्थानांतरण नहीं हुआ। एजेएल के जितने भी एसेट्स हैं आज भी एजेएल के नाम पे खड़े हैं। एजेएल की सारी प्रॉपर्टीज का किराया हो या कोई भी मुनाफा हो, आज भी एजेएल के पास आता है। और वकील होने के नाते आपको एक और बात बता देती हूँ, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8A के तहत जिन कंपनियों का गठन होता है, जो पंजीकृत होती हैं, वो चैरिटेबल होती हैं लक्ष्मण जी। उनके अंदर ना कोई सैलरी, ना कोई डिविडेंड, किसी प्रकार का मुनाफा उसके डायरेक्टर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को मिलता नहीं है। उसके अंदर किसी भी प्रकार से मुनाफा कमाने का
कोई प्रावधान नहीं है, वो एक नॉन क्या प्रॉफिट कंपनी एक्ट इस बात का प्रावधान देता है? मैं एक मिनट अब आपको रोकता हूँ। क्या कंपनी आप ही के पास हूँ, मैं जान नहीं रहा, किसी और वक्ता के पास नहीं, क्या कंपनी एक्ट इस बात का प्रावधान देता है कि नॉन प्रॉफिट एक्ट के तहत कंपनी का गठन किया जाए, वो कंपनी किराए पर अपनी बिल्डिंग को चढ़ा दे? दोबारा बोलिए अपना प्रश्न। क्या कंपनी एक्ट अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत किसी कंपनी का गठन होता है तो क्या वो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दे सकती है? ऐसा किसने किया है? किसने किया पासपोर्ट है ऑफिस ऐसा? कहाँ पे? आप ये दिल्ली का सुनिए, पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पे? बात सुनिए। नेशनल हेल्थ वो जो बिल्डिंग में। सुनिए, मैं आपको बता देती हूँ ऐसा किसने किया है और बार बार किया है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मामला है नहीं उसमें तो ऐसा देखिए, मैं सुनिए, मैं फैक्चुअली ये- सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं हमारे लिए आप आपको- भी बराबर हैं, विजय शर्मा जी बराबर हैं। मैं बिल्कुल मैं फैक्चुअली, आपको- चूंकि हो सकता है मैं फैक्चुअली गलत, दुरुस्त कर दीजिए मुझे। आपने दुरुस्त किया कई मोर्चे, दुरुस्त कर दीजिए। मैं आपको फैक्चुअली और एक्चुअली दोनों तरीके से बता देती हूँ। फैक्चुअली और एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मत बताइए, फैक्चुअली बताइए। एक्चुअली सब्जेक्टिव हो सकता है। जो कई एकड़ जमीन जो नाम कर दी गई थी ना आरएसएस के कर्नाटक में, वो नहीं किया जा सकता है बिल्कुल। आरएसएस का जो आज 150 अब करोड़ आप का पॉलिटिकल चलेंगे, अब आप पॉलिटिकल चलेंगे। ठीक है, महिमा जी ऐसा करते हैं, थोड़ा विजय जी को ले आते हैं, बहुत देर से आप बोल रही एक लाइन, हैं। एक महिमा जी लाइन एक मिनट, लक्ष्मण महिमा जी एक एक लाइन। महिमा जी एक मिनट रुक जाइए। बहुत बात है, आपके दर्शकों को अच्छी लगेगी सुनने में। हर्षवर्धन जी ने कहा कि हाँ। दिल्ली के उस इलाके के अंदर कितने की प्रॉपर्टी हो सकती है। दिल्ली के उस इलाके के अंदर आरएसएस का 150 करोड़ की लागत से अभी एक हेडक्वार्टर बना है। ये हजारों करोड़ की बात आपने कर रहे हैं। रडार घुमा दिया, रडार घुमा दिया आपने महिमा जी। एक मिनट, हर जी एक लाइन बोल दीजिए, विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। हाँ ठीक है, महिमा जी आऊंगा, आपके पास आऊंगा। अब महिमा जी आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन जी एक लाइन बोल दीजिए। हाँ एक हर्षवर्धन लाइन जी, सिर्फ, एक लाइन हाँ, सिर्फ। एक देखिए लाइन बोल महिमा दीजिए। जी विद्वान प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं, सब बड़ा अच्छा है। जो किया गया है उसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में फोर्स्ड टेक ओवर कहते हैं लक्ष्मण जी, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक। यही तरीका होता है, ऐसे जो फोर्स्ड टेक ओवर होता है। और यहां तो मैं फिर कह रहा हूं, गांधी परिवार को ऐसा क्या लालच आ गया था इस संपत्ति को, तो चाहे इस बहाने से या उस बहाने से उनकी जेब में ही थी वो, फिर भी उसे ठीक है, लेने का विजय शर्मा लालच जी, नहीं, लोभ नहीं छोड़ पाए। एक मिनट, हर जी, विजय शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं जी। अच्छा, आशुतोष जी भी इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए। देखिए, हाँ। पहले मैं आशुतोष जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने ईडी और इनके ऊपर सवाल उठाए, चलो सवाल उठाओ। हाँ। अब तो चार्जशीट आ गई कोर्ट के अंदर, अब क्यों हाय तोल्ला कर रहे हो आप? क्यों, अब किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? आप कोर्ट के खिलाफ कर रहे हो, इसका मतलब भाई कोर्ट के सामने रखो ना, आपने जितने भी आपके तथ्य रख ही लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट तक पहले भी गए, 2012-13 में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारी सरकार ही नहीं थी जब कोर्ट में गए थे, जब ये मामला शुरू हुआ था। तो आप कैसी बातें, हास्यास्पद बातें कर रहे हो टीवी के ऊपर बैठ के। तो इसमें ईडी ने अगर कोई कार्रवाई की है तो आपको लगता है गलत है, तो आशुतोष जी आपके पास संक्षिप्त option में है। रिएक्ट कर दीजिए, फिर आप ब्रेक पे कोर्ट जाऊंगा मैं। चले जाइए। दूसरा आशुतोष जी, की बात करें। ब्रेक का विजय समय जी हो की- रहा है, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर ब्रेक विजय पे जी जाऊंगा। पॉलिटिकल, देखिए विजय जी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, उसका जवाब देने का कोई अर्थ ही नहीं हो, तो रेटोरिकल बात कर रहे हैं। सवाल क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पीएमएलए कानून। पीएमएलए कानून का मतलब क्या हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग। इस मामले में मनी की लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं लॉन्ड्रिंग हुई, सीधा सवाल ये। कंपनी कहां गई, कंपनी लॉ के, इसका इससे कोई लेने देना नहीं इस मामले का, सीधी सी बात है। जब चार्जशीट अरे फाइल होगी, विजय जी, कौन मैंने क्या आपको करेगा डिस्टर्ब इसको? नहीं किया। नहीं, विजय जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बोल लेने दीजिए। तो जो पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सीधी सी बात। मनी लॉन्ड्रिंग हुई या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, हवाला के जरिए हुई या गैर हवाला के जरिए हुई, विदेश से पैसा आया या नहीं आया, इसका कंपनी लॉ से कोई लेना ही देना नहीं है। ये कंपनी लॉ की बात, ईजीएम की बात, शेयर की बात, इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं सीधी बात कह रहा हूं, पीएमएलए के तहत कौन सा अपराध हुआ है ये बताया जाना चाहिए कि इसमें प्रोसीड्स ऑफ पीएमएलए के क्राइम क्या तहत है, ये कौन सा बताया अपराध जाना हुआ है, इस पे ये पीएमएलए के तहत कौन सा अपराध हुआ है, और क्या वाकई जो कंपनी के तहत जो कानून होते हैं उसका उल्लंघन किया गया, इस पे मैं आप लोगों के पास दोबारा से आऊंगा, लेकिन वक्त हो गया ब्रेक।